नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम समकालीन काव्य सृजन की मूल प्रवृत्तियाँ या विशेषताएँ इसी विषय पर आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने कुछ उसकी प्रवृत्तियों के विषय में चर्चा की थी। आज हम और अन्य प्रवृत्तियों के विषय में चर्चा करेंगे। तो नई कविता मोहभंग की कविता है, पर समकालीन कविता मोहभंग की कविता नहीं है। वह आत्म चीतकार और व्यक्ति के मोहभंग का साहित्य है। यानी मोहभंग तो है, लेकिन वो एकदम आत्मचीतकार, यानी व्यक्ति बिल्कुल अंदर से टूटा हुआ, अंदर से बिल्कुल पुकार करके अपने सत्य को व्यक्त करने को विवश है समकालीन कविता में। मलेज ने लिखा है, नेहरू युग का साहित्य इसी शानदार मोहभंग का साहित्य है। इसके विपरीत नेहरू युग की बाद की राजनीति आम आदमी की राजनीति है। छात्र असंतोष, घेराव और दल बदल में आम आदमी की नस बसती है। जिस राजनीति के अंतर्गत न्यूनतम कार्यक्रम का झंडा पार्टी सिद्धांतों के चित्र को सिलकर बनाया गया, वहाँ मोहभंग की गुंजाइश नहीं रह जाती। यानी जिस व्यक्ति ने अपने बहुत सारे संघर्ष के बाद किसी चीज़ की शुरुआत की हो, तो वहाँ पर पीछे हटने वाली बात नहीं बचती ही नहीं है, क्योंकि वो अब कहते हैं ना कि बिल्कुल अंतिम स्थिति थी जब व्यक्ति ने अपना सारे जो कुछ उसके पास था सब दांव पर लगा दिया, तो वो व्यक्ति पीछे नहीं हटता। आम आदमी की राजनीति की स्थिति इस कटु स्वीकार से ही शुरू होती है। बुनियादी तौर पर इसी कटु स्थिति परिस्थिति की सच्चाई का साक्षात्कार है। इस सच्चाई की ईमानदार अनुभूतियाँ हाड़ फोड़ दर्द से निकलकर रचना में आई हैं। नई कविता के ज़्यादातर कवियों पर शीत युद्ध के आतंक की छाया है। साथ ही उन पर आधुनिकतावादी प्रवृत्तियाँ, मानववाद, क्षणवाद, व्यक्तिवाद, लघु मानववाद, अस्तित्ववाद, व्यक्ति स्वतंत्र दर्शन का वर्चस्व है। लेकिन समकालीन कविता के काल में नए ढंग से नव्य साम्राज्यवाद, नव्य पूंजीवाद, नव्य उपनिवेशवाद, उत्तर आधुनिकतावाद का दबदबा है। लेकिन इन सारी समकालीन कविताओं के बीच में कुछ चीज़ें क्या विशेष अलग निकल कर के आई हैं कि नव्य साम्राज्यवाद, अब साम्राज्यवाद वो पुराना परिपाटी साम्राज्यवाद की नहीं है। अब साम्राज्यवाद एक नई तरीके से फलता फूलता दिखाई दे रहा है। नव्य पूंजीवाद हो रहा है। पूंजीवाद तो हो रहा है, पूंजी का उपनिवेश भी हो रहा है, सब चीज़ हो रही है, लेकिन वो एक नए तरीके से हो रहा है। नव्य उपनिवेशवाद है, उत्तर आधुनिकतावाद और पश्चिमीकरण का दबदबा जो है वो अब दिखाई दे रहा है। समकालीन कविता पर नव मानववाद लगभग वैचारिक कब्जा है। इधर जिसे नव प्रगतिवाद नाम दिया गया है, उस धारा को रघुवीर साय, लीलाधर जगुड़ी, धूमिल, मलयस, कुमार विमल, उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल तथा अरुण कमल आगे बढ़ा रहे हैं। फलतः समकालीन कविता में कविता ही क्यों ना हो, उसमें आधुनिकतावादी, कलावादी, भाववादी विचारधाराएं स्पष्ट और बेदम है। समकालीन कविता में काव्य संवेदना का तनाव ढीला पड़ गया है। तनाव के ढीले पड़ने की बात लगभग समकालीन कविता के सभी आलोचकों ने उठाई है। तनाव के ढीले पड़ने के कारणों की पड़ताल करते हुए मलेज ने कहा, समकालीन जटिल परिवेश का तीव्र एहसास और सृजनात्मक धरातल पर उसकी चुनौती को फलीभूत न कर पाने की स्थिति में ही अक्सर सरलीकरण की प्रवृत्ति पनपती है, जिसका विघटित रूप संवेदना और भाषा दोनों के ही फार्मूलेबद्ध हो जाने में दिखाई देता है। सरलीकरण एक प्रकार का शॉर्टकट है जो स्नायुविक ऊर्जा की कमी का संकेत देता है। बहुत पहले शमशेर बहादुर सिंह ने प्रयोगवाद को नर्वस ब्रेकडाउन की कला कहा था। आज की ज़्यादातर कविता को अगर नर्वस डेबिलिटी की कला कहा जाए तो आज शायद अतियुक्ति नहीं होगी। आज का न सिर्फ अधिकांश लेखन बल्कि विद्रोह की मुद्राएं भी क्यों शाब्दिक लगती हैं, इसलिए नहीं कि उसके पीछे अनुभूति की प्रामाणिकता नहीं है। वह भोगे हुए यथार्थ से नहीं उपजाए, बल्कि इसलिए कि संवेदना और उसकी धारक भाषा के बीच कार्यरत तनाव ढीला पड़ गया है या बिखर गया है। ऐसा होने पर सच्ची संवेदना के रहने पर भी शब्द मुर्दार पड़ जाते हैं या प्रामाणिक लेखन छद्म लेखन बन जाता है। मतलब अब क्या है कि पहले तो ऐसा था कि एक समय ऐसा था जहाँ चीज़ें लोगों को की पहुँच से बाहर थी या लोगों को पता नहीं था। अब क्या है, बहुत सी चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति उसको
पता होने के बाद भी कई बार उनको अपने ढंग से अपनी तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है वो प्रामाणिक लेखन नहीं है, एक छद्म लेखन है, ऐसा ऐसा प्रतीत होता है। कहना न होगा, संवेदना और भाषा के बीच कार्यरत उस तनाव को खुराक स्नायविक ऊर्जा से मिलती है। मैंने स्नायविक ऊर्जा को किसी जीवन मूलक कसौटी के रूप में नहीं बल्कि सर्जनात्मक परिफलन के रूप में ग्रहण किया है। युवा लेखन के संदर्भ में अक्सर विद्रोह और आक्रोश जैसे शब्द प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। युवा लेखन बहस में ये शब्द उभर कर आई है कि युवा पीढ़ी ने अपने विशेष और ऐतिहासिक स्थिति के कारण वह कुछ कर दिखाया है, चाहे वह यथार्थ का बिना लाग लपेट के चित्रण हो, सेक्स और राजनीति हो। आडम्बरहीन प्रत्यक्ष संवेदना से उत्पन्न गैर रोमानी भाषा प्रयोग हो, वह पूर्व पीढ़ी और पिछली पीढ़ी के बूते का नाता। जो आज व्यक्ति यथार्थ रखने में सामने आया है, वो पहले रखना संभव नहीं था। लोग बहुत ही बेबाकी से बहुत सारी चीज़ें लिख जाते हैं, जैसे कृष्णा सोबती ने बहुत सारी सी चीज़ें ऐसे लिखी हैं, या फिर हम जो एक तस्लीमा नसरीन जो उर्दू की राइटर हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें जो लिखी हैं अपने साहित्य में बहुत बेबाकी से प्रस्तुत की हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है इतनी बेबाकी से अपनी बातों को रखना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल भी है। दूसरी, इसके ऊपर आवाज़ बहुत होती है। ऐसी बातों के ऊपर अब बहुत सारी आवाज़ें उठती हैं जिसका सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत सारी आलोचना सहने की व्यक्ति के अंदर ताकत होनी चाहिए, तब व्यक्ति इतनी बेबाकी से बोल पाता है। बहुत बेबाक बनना पड़ता है। बोलते बहुत लोग हैं, लेकिन अपने तरह से बोलते हैं, अपनी तरह से का मतलब बहुत सारी चीज़ों को अलग बना करके पेश करते हैं, लेकिन बहुत बेबाकी से यदि किसी चीज़ को लिखा जा रहा है या बोला जा रहा है तो उस पर बहुत सारी एक्शन लोग लेते हैं। और ये बेबाकी आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को की आवाज़ों को बहुत पीछे दबा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज़ दमदारी नहीं होती, सत्य पर आधारित होती है, वो प्रमाण पर आधारित होती है। बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के ऊपर किस तरीके से चीज़ें जो ली जाती हैं, और जो सत्य होता है बिल्कुल उससे तो बिल्कुल सत्य को हटा कर के बोलो। जो जितना झूठ बोल सकते हो, जितना छल फरेब कर सकते हो, जितने सही लोग हैं उनको गलत ठहरा दो, जितने गलत लोग हैं उनको सही ठहरा दो, तो आप बिल्कुल सही हैं। और यदि आपने किसी गलत व्यक्ति को गलत कहा तो समझ लीजिए फिर तो आपके पीछे वो व्यक्ति इस तरीके से, वो व्यक्ति और लोग, मतलब यदि वो व्यक्ति दमदार है फिर तो वो आपके पीछे ही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, और बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग ऐसे दुनिया में हैं जो इतनी बेबाकी से अपनी बातों को रख पाते हैं। तो ये चीज़ें समकालीन कविता कहानी लेखन में उतर कर के आई हैं, और इनमें बहुत वजन है, और इनको पढ़ा जाना, समझा जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ें बेशक ऐसा लगता है कि ये क्या बोल रहा है व्यक्ति, लेकिन ये चीज़ें सत्य को उजागर करती हैं। और सत्य को उजागर करने के लिए, या अभी हम बहुत सारी सी चीज़ें जो हम वीडियो पे देखते हैं, बहुत सारे लोग जो बिल्कुल ज़मीन से उठे हुए, वो अपने सामान्य जैसा परिवेश है वैसे ही बात कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है। क्योंकि भाई जिसने देखा ही नहीं कुछ, तो वो क्या बताए और क्या समझाए। जो देख रहा है वो जिस तरीके से, वो धीरे धीरे अपने आप ही बदल जाएगा। उस पर आपको कटाक्ष करने का बनता ही नहीं, क्योंकि ना आपने उसे पढ़ाया, ना आपने उसे लिखाया, ना आपने उसे भोजन दिया, ना आपने उसे भवन दिया। आप किस हक से उस व्यक्ति के ऊपर आलोचना करते हैं? नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के ऊपर कटाक्ष करना, बिना किसी बात के करना, बिना किसी बात के किसी के रहन सहन पर बोलना, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि एक व्यक्ति जिस तरीके के परिवेश में रहेगा वो उसी तरीके का काम करेगा। उसकी गलती क्या है? उसकी तो कोई गलती है ही नहीं ना। उसको आपने कुछ नहीं दिया, आप दे सकते हैं तो उसको साथ दे सकते हैं, और वो देना चाहिए समाज को। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो